वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत 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 अच्छा कुछ कर सकें। और ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो नीट के पूरे सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको ये यकीन नहीं है तो एनसीईआरटी की बुक उठाइए, उसके सवाल सॉल्व करते जाइए और फिर मुझे बताइए कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर आपको और ट्राई करना है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, तो आप एक ऑब्जेक्टिव बुक उठाइए जिसका नाम होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसे उठाइए और उसे सॉल्व करके बताइए। कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं पहले से ही रेडी रखी हूँ, जो कि मैं वीडियो में पहले ही बता दे रही हूँ कि आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं ऑलमोस्ट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें हमसे छूट जाती हैं जो कि तुमसे भी हो सकता है। तो अगर कुछ ना समझ में आए, कुछ ना बने, प्लीज लेट मी नो। आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर बुक। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द थिंग्स। ओके, नाउ बच्चों, आज की कहानी जो मुझे सुनानी, इट इज ऑल अबाउट द सीड जर्मिनेशन एंड इट्स डॉर्मेंसी। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्नलाइजेशन के बारे में खत्म किया था और वर्नलाइजेशन में मैंने आपको सिखाया, बताया, समझाया, पढ़ाया कि वर्नलाइजेशन इज द कोल्ड ट्रीटमेंट, जिससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम विंटर में क्रॉप्स जो मरती हैं उन्हें बचा सकते हैं। हम सारी क्रॉप्स को एक साथ उगाकर उनकी फ्लावरिंग करके उन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़े, आपकी सीड ठंडी में ना मरे, तो प्लीज डू वर्नलाइज्ड इट। ओके, तो अगली बार जब तुम्हारा किसान बनने का सपना हो तो प्लीज मेरी बातों को याद रखना। ओके, किसान बनने बहुत पैसा ही पैसा है भैया, है ना। So let's start with the dormancy. What I'm trying to say, क्या होता है dormancy, germination उसके बाद बात करेंगे। dormancy का मतलब होता है sleeping stage. ओके, समझ में आई बात? dormancy का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? dormancy का मतलब होता है sleeping stage, सो जाओ, ठीक है। ओके, क्यों होता है ऐसा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या होता है ना, मन की बात है। कभी कभी किसी सीड का मन नहीं होता ग्रो करने का। भैया आज मेरा मन नहीं है, आज मैं बिस्तर से सो के नहीं उठूंगी, चाहे दुनिया में ओला पानी ज्वालामुखी कुछ भी हो जाए। ऐसे ही सीड का भी मन होता है, उसको नहीं करना है ग्रो। पर हमको ये तो जानना जरूरी है ना कि ग्रो क्यों नहीं करना है। भाई क्यों नाराज हो तुम दुनिया से? सो लेट्स स्टार्ट विद डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब ये है कि सीड इज फेल टू जर्मिनेट। ठीक है, सीड इज अनेबल टू ग्रो। व्हाई it unable to grow? Let's start with the topic. Okay, क्यों ये नहीं ग्रो हो पा रहा है आज हम जानेंगे। This is the germination, अभी dormancy की बात नहीं है यहाँ पे। Okay, so let's start with the dormancy। मैं क्या कहना चाहती हूँ? Okay, चलिए देखिए वर्नलाइजेशन का लगा हुआ है यहाँ पे। चलो आया बेटा, देखो क्या होता है। सीड डॉर्मेंसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान समझना। सीड डॉर्मेंसी का मतलब होता है, डॉर्मेंसी का मतलब हमेशा आपको ये याद रखना है कि डॉर्मेंसी का मतलब है स्लीपिंग स्टेज। वी आर स्लीपिंग। ओके, सो यहां पर सीड इज फेल टू ग्रो। सीड फेल्स टू ग्रो। ठीक है, क्यों? बस यहां पर डॉर्मेंसी का मतलब ही होता है सीड इज डॉर्मेंट। ठीक है, इवन ना जब कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, साइंस में जब हम लोग कोई बायोलॉजिकल मजाक करते हैं तो हम बोलते हैं यू आर सो डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब तुमको कुछ भी कर रहे हैं, तुम जो है तो रिस्पॉन्स ही नहीं देते। वी आर डॉर्मेंट, कभी कभी हमें ऐसे बोलते हैं वी आर डॉर्मेंट। इसका मतलब ये कि हमारे पास सारी कंडीशन थी बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू रिस्पॉन्स। ओके, कभी कभी बोलते हैं हट ही और शी इज वेरी डॉर्मेंट। इसका मतलब ये कि कितनी भी इसको कंडीशन देते हैं साला ये रिस्पॉन्स ही नहीं करता है कोई। ये तो व्यक्ति की बात है। हम बोलते हैं वी आर डॉर्मेंट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग। ओके, अगर मेरे पास फेवरेबल कंडीशन है तो भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं करना है। कुछ को बोलते हैं तू डॉर्मेंट है, इसका मतलब है कि तेरे पास कंडीशन थी, तू कर सकता था, ठीक है, और पर भी तुम नहीं कर रहे। ओके, तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रोथ नहीं हो रही है, फेवरेबल कंडीशन में भी ग्रोथ नहीं हो रही है। कुछ की अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं ग्रोथ होती तो ये डॉर्मेंसी है। फेवरेबल कंडीशन है फिर भी तुम नहीं कर रहा है तो ये भी डॉर्मेंसी है। तो व्हेन द सीड इज फेल्स टू ग्रो, व्हेन सीड रिफ्यूज टू ग्रो, दिस इज कॉल्ड एज सीड डॉर्मेंसी। बच्चों आ गई बात समझ में? ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? चलो आओ, सीड डॉर्मेंसी के बारे में आज हम लोग आगे बात करता है। देखिए सीड डॉर्मेंसी बस मैं इतना ही लिखूंगी, मैं कुछ और लिखूंगी ही नहीं, मैं बस इतना ही लिखूंगी। ओके, नाउ अब मैं बात करती हूँ कितने प्रकार की सीड डॉर्मेंसी होती है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी। पहले मैं एक टाइप के बारे में बात करूंगी। एक होती है इम्पोज सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, ध्यान से देखते जाना ना, थोड़ा सा ऊपर की बातें कर रही हूँ, नहीं तो फिर मेरे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। फिर वो बोलेंगे कि हाय हाय क्या पढ़ा दिया, आया टकराया और चला गया।
एक होती है इम्पोज्ड सीड डॉर्मेंसी और एक होती है इन्नेट सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। एक होती है इम्पोज्ड सीड डॉर्मेंसी और एक होती है इन्नेट सीड डॉर्मेंसी। समझ में आई बात? डॉर्मेंसी समझ में आई ना आपको बात, कि सीड ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है। व्हेन सीड फेल्स टू ग्रो दिस इज कॉल्ड एज सीड डॉर्मेंसी। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी। पहले मैं दो प्रकार की बात करूंगी, वन इज इम्पोज्ड सीड डॉर्मेंसी एंड सेकंड इज इन्नेट सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। इम्पोज्ड सीड डॉर्मेंसी को हम क्वींस भी कहते हैं, क्वींसेस, ओके, सेंस, ठीक है, ENSCENC, ठीक है, क्वींसेस भी कहते हैं इसको। नाउ आगे बात करते हैं। व्हेन लिख रही हूं मैं, व्हेन सीड अनेबल टू ग्रो ड्यू टू देखिए क्या लिख रही हूं मैं यहां पर, एक इंपॉर्टेंट वर्ड इंट्रोड्यूस कर रही हूं, अनफेवरेबल कंडीशन। इंट्रोड्यूस तो नहीं कर रही हूं, पहले ही चलते थे तुम, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, ओके, कंडीशन। अब ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, क्या बोल रही हूं मैं। इम्पोज्ड सीड डॉर्मेंसी का मतलब ये है कि तू कोई बात नहीं है भैया, ये इंसानों के साथ भी होता है? मम्मी पापा जो है ले दमादम घुसा मारे जा रहे हैं और उसमें तुमको बोले रसगुल्ला खा लो कोई, तो ऐसा हो सकता है क्या? यू आर डॉर्मेंट, तुमको मन नहीं है, तुम अनफेवरेबल कंडीशन नहीं है। तुम्हारी मम्मी जो है तो तुम्हें, मेरी मम्मी जो है, हालांकि मेरे साथ ये ऐसा होता था बचपन में, मेरी बहुत सुताई होती थी, बहुत सुताई, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोलते थे पढ़ लो, और अपन जो है तो आवारागर्दी में लगे रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, तो दे सुताई होती थी मेरी। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स जो होते थे मुझे मनाने की कोशिश करते थे, बेटा खाना। फिर क्या होता है बच्चों को, जब मारपीट हो जाती है तो फिर बहुत गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो सबसे पहले खाना छोड़ते हैं। उनको भी पता है कि 2-4 घंटे की खाना छोड़ना, उसके बाद तो माँ बाप बुला ही लेंगे। खैर मेरे माँ बाप तो मुझे बुलाते भी नहीं थे, वो तो मैं अपने आप चोरी छुपे खा लेती थी। पर जब ज़्यादा सुताई हो जाती थी तो मुझे बुलाते थे, आ जाओ इधर, चलो बेटा खा लो। तो अब मेरे लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन है ना, मेरी इतनी सुताई कर दी तुम लोगों ने मेरी इतनी धुनाई कर दी, उसके बाद बोल रहे चलो खाना खा लो, मेरा फेवरेट डिश भी बना देते। तो जब मेरे लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो मैं डॉर्मेंट हूँ, मैं रिस्पॉन्स नहीं करूंगी। यहाँ पर भी ऐसे ही, इसे कहते हैं इम्पोज्ड डॉर्मेंसी, किसी के लिए भी दिस इज कॉल्ड एज इम्पोज्ड डॉर्मेंसी। जब आपके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है सीड जर्मिनेशन के लिए, कौन सी फेवरेबल कंडीशन है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इसे हम कहते हैं इम्पोज सीड डॉर्मेंसी। फेवरेबल कंडीशन ऐसी होती है कि जब भी हमको सीड जर्मिनेट करना है तो मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ना तुम्हारी मम्मी जब घर पे कोई सीड रखती है ना तो कभी गीले डब्बों में नहीं रखती, क्योंकि जब हम डब्बा बंद कर देंगे तो वार्म हो जाएगा, तो टेम्परेचर उसको बढ़िया लग रहा है, ऊपर से गीला कर दोगे तो और ज़्यादा अच्छा है। तो जब तुम डब्बा गीला करोगे तो उसमें सीड जर्मिनेट होने लगेगा। पर हम मम्मी क्या करती, पहले उसको ऐसे पोंछ देती, फिर उसको सुखा देती, उसके बाद सीड भरती, तो सीड डॉर्मेंट रहते हैं, ओके। तो हम जब उसको अनफेवरेबल कंडीशन में रखते हैं तो सीड डॉर्मेंट रहता है, इसे कहते हैं इम्पोज सीड डॉर्मेंसी। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या लिख रही हूं मैं, ध्यान से देखना। सीड अनेबल्ड टू ग्रो, यहां पर क्या लिख रही हूं, सीड अनेबल टू ग्रो, ध्यान समझना, सीड अनेबल टू ग्रो इवन आफ्टर द फेवरेबल, ठीक है, देख लेना फेवरेबल की स्पेलिंग, फेवरेबल कंडीशन। भूल जाती हूँ, तुमको पता है ना, ये मेरी परेशानी है, ठीक है। ये इन्नेट है, ये क्या हुई है, इनको बचपन से ही मिली है, ठीक है। इन्नेट का मतलब होता है बचपन से, ठीक है। अब मुझे ना याद आ रहा है क्योंकि मैं हिंदी में लिख रही हूँ, तो मुझे एक पाकिस्तान से एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैडम आप हिंदी में मत लिखा करो, हमें समझ में नहीं आता। देखो समझ में नहीं आता है तो मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखती हूँ, बचपन तो आप सबको पता होता है ना यार, तो मैं ऐसे कोई वर्ड नहीं लिखती हूँ। बट अगर मुझे लगता है कि वो टफ वर्ड है तो मैं हिंदी में, मतलब तो तुमको उसको इंग्लिश में बता दूंगी। बचपन मतलब चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन में, ठीक है। तो जो हमें बचपन से मिला होता है उसे कहते हैं इन्नेट, ठीक है। कुछ सीड जो है ना, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि उनको जर्मिनेट ही नहीं होना है, ठीक है। उनकी क्यों होता है ऐसा? हो सकता है कि सीड में उसका एम्ब्रियो ढंग से डेवलप नहीं हुआ हो सकता है कि उसमें कोई डीएनए का प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें जीन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसके प्रोटीन सही तरीके से ना बने हो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ब्लॉकेज हो गया हो तो सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा हो। तो बेसिकली अगर सीड को जर्मिनेट ही नहीं होना है, चाहे तुम उसको कुछ भी कर लो, ठीक है। जैसे कि कभी कभी जब मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, ठीक है, उस समय क्या है, सब लोग मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए लेके आते हैं,
ठीक है, खाना मैं हमेशा इसलिए बात करती हूँ बिकॉज आई लव टू ईट, तो अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं लोग, हंसाने की कोशिश करते हैं, पर मेरे को नहीं करना है, तो मुझे नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि मेरा मूड खराब है। ऐसी सीट का भी है, अगर बचपन से ही, अब ये मान लो बचपन से मेरा मूड होता तो जवानी आता था, बुढ़ापे आता तक लोग मेरे सामने कुछ भी करते रहते, मैं रिस्पॉन्स ही नहीं करती। तो बचपन से ही मतलब सीड के इंटरनली कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई है जिसकी वजह से फेवरेबल कंडीशन देने के बावजूद वो ग्रो नहीं कर रहा है, ये होती इननेट सीड डोरमेंसी। डन हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, देखो एक और होती है, ध्यान से समझना, एक और टाइप की डोरमेंसी आपको बताती हूँ, ठीक है। ये 2 टाइप की तो हमने सीख ली, और ध्यान से देखो, देखो डोरेमोन लिख रही क्या मैं, डोरेमोन से बहुत मैं इन्फ्लुएंस हूँ, है। एक होती है, ध्यान से देखना बच्चों, है, एक होती है सीड कोड इंड्यूस्ड डोरमेंसी, एक होती है सीड कोड इंड्यूस्ड डोरमेंसी, ठीक है। डोरमेंसी समझ गए ना, ग्रो नहीं होना चाह रहा है, ठीक है। कौन कौन से क्या क्या किस किस टाइप की, क्यों अलग अलग रीजन है नहीं डोरमेंट होने के, ठीक है, मतलब डोरमेंट होने के, सॉरी। सीड कोड इंड्यूस्ड डोरमेंसी होती है, और एक होती है एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डोरमेंसी, ठीक है। एक होती है सीड कोड इंड्यूस्ड डोरमेंसी, एक होती है एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डोरमेंसी, ठीक है। एक होती है एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डोरमेंसी। देखिए क्या होती है सीड कोड इंड्यूस्ड डोरमेंसी, क्या होती है, देखो क्या होता है कि कभी कभी सीड when seed coat is very hard impermeable, देखो क्या लिख रही हूं मैं, ध्यान से देखना, impermeable, unable to take water, ठीक है। so seed shows dormancy। समझे आप बात को, क्या बोला मैंने, कभी कभी कमबख्त सीड कोट इतना हार्ड होता है ना, इतना हार्ड होता है कि कुछ ट्रांसफर ही नहीं हो पाता। मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप चाहते हो कि आपका सीड ग्रो हो, मैं फेवरेबल कंडीशन जस्ट इसके बाद बता रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि ना सीड अच्छे से ग्रो हो बेटा, तो पानी तो मांगता। अब तुम कमबख्त साला इतना मोटा तुमने सीड कोड बना दिया, पानी नहीं अंदर जा पा रहा है, तो सीड जो है वो जर्मिनेट कैसे होगा। तो सीड पहले क्या होता है, बड़ा होता है, उसके बाद वो अपने रेडिकल और पिम्यूल डेवलप करता है, ठीक है। तो वाटर ही नहीं जा पाएगा, एयर ही नहीं जा पाएगा, तो जर्मिनेशन कैसा होगा। तो एक होती है सीड कोड इंड्यूस्ड डोरमेंसी, जब सीड कोड बहुत हार्ड हो। एक होता है एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डोरमेंसी। देखो एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डोरमेंसी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कभी कभी ध्यान से देखना ना क्या बोल रही हूँ मैं, कभी कभी जब सीड हमको बाहर से लगता है कि वो मैच्योर हो गया है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर उसका एम्ब्रियो होता है, पता है आपको ना, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, उसका सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है। तो हमें बाहर से लगता है कि सीड मैच्योर हो गया। देखो कभी भी किसान जो है ना बड़ा चालाक आदमी है, कभी भी जिस साल क्रॉप हम हार्वेस्ट करते हैं उसी साल उस क्रॉप को नहीं बो दिया जाता। समझिएगा ली क्या बोल रही हूँ मैं, कि जिस साल हमने अपने फसल की कटाई की है उस साल हम कभी भी फसल को नहीं बोते। कारण समझते हो क्यों होता है, हो सकता है एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डोरमेंसी हो जाए। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी हम सीड को ना रेस्ट देते हैं, ठीक है, कभी कभी हम क्या कहते हैं, सीड को कुछ टाइम के लिए रेस्ट देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको बोते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाए। बच्चों समझ में आ गई बात, क्या बोला मैंने ये बोला कि कभी कभी हमें सीड ऊपर से दिखता है कि बढ़िया है, पर अंदर से उसका एम्ब्रियो सही तरीके से डेवलप्ड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उसे कुछ समय के लिए हमें रख देते हैं। जब तक एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो जाता तब तक उसे रखे रहने दिया जाता है, जब तक वो ग्रो ही नहीं करने की कंडीशन में, तो इट इज द डोरमेंसी ना। तो एम्ब्रियो की वजह से डोरमेंसी हुई। कभी कभी एम्ब्रियो डिफेक्टेड है, हो सकता दूसरा कारण क्या है कि एम्ब्रियो मैच्योर है पर वो क्या है, डिफेक्टेड है, तो भी आपका सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात। तो 4 प्रकार की डोरमेंसी बताई मैंने। कौन कौन सी डोरमेंसी बताई, इम्पोज्ड, इनेट, सीड कोट इंड्यूस्ड और एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डोरमेंसी। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो बेटा बात ऐसी, एक सवाल ये है कि हाउ वी विल ब्रेक दीज डोरमेंसी, ठीक है, हम ये डोरमेंसी को तोड़ेंगे कैसे। अब एक मेथड, जब एक टाइप की डोरमेंसी नहीं
तो तोड़ने का मेथड भी एक नहीं होगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, ये तो मैंने कुछ कारण बताए, बट कुछ नेचुरल कारण भी हो सकते हैं जिससे सीड डॉर्मेंट रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एब्सिसिक एसिड जो होता है ये सीड को डॉर्मेंट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। जब तक एब्सिसिक एसिड नहीं चाहेगा तब तक आपके सीड में डॉर्मेंसी बनी रहेगी। समझ में आई बात? तो जब एब्सिसिक एसिड का लेवल सीड में बहुत ज़्यादा होता है तो अगर आप उसको सो भी कर दें, अगर आप उसको ज़मीन के नीचे गाड़ भी देंगे ना, तो भी उसमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। डन। अब हम देखते हैं हाउ वी विल ब्रेक दीज डॉर्मेंसीज, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट जो इसी की मैं टॉपिक की बात कर रही हूँ, मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी बहुत अच्छी चीज बता रही हूं, मजा आएगा पढ़ने में। थोड़ी सी बाहर की है पर पढ़ लो बेटा, हमेशा तो तुम वही पढ़ते हो ना। चलो देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है स्कारिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या है? स्कारिफिकेशन, ठीक। इसको कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है स्कारिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, ध्यान से देखना। स्कारिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। तीसरा है इम्पैक्शन, ठीक है। स्टारिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, इम्पैक्शन, टेम्परेचर ट्रीटमेंट, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर मेथड लिख देती हूँ। टेम्परेचर ट्रीटमेंट वर्नलाइजेशन समझने लगते हैं मेरे बच्चे। टेम्परेचर मेथड और ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क मेथड। ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क मेथड। आय हाय मैडम, ये क्या बता दिया आपने इतना ज़्यादा। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो टेंशन नहीं लेना अपने को, ठीक है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्कारिफिकेशन, ठीक है। स्कारिफिकेशन देखते हैं क्या है ये स्कारिफिकेशन। अब ध्यान से देखना कैसे होता है। स्कारिफिकेशन का मतलब समझते हो? जैसे कि किसी की मुंडी पे मैं अगर हथौड़ा मार दूं, भाई किसी मेरा दिमाग खराब हुआ किसी के ऊपर, सपोज दैट मेरे कैमरामैन नीलेश के ऊपर मेरा दिमाग खराब हुआ, ये बॉटल उठाई उसके सर पे मार दी, दूसरे दिन आएगा तो उसके सर पर क्या बना रहेगा? स्कार, ठीक है। स्कार मतलब निशान बना रहेगा। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि हमें क्या करना है कि सीड को पटकना है, ठीक है। क्या है? सीड का कोट जो है वो बहुत हार्ड है। अगर सीड का कोट बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसमें एरिएशन भी नहीं होगा, वाटर भी नहीं जाएगा, तो सीड जर्मिनेट कैसा होगा? तो हमें क्या करना है? सीड को रब करना अगेंस्ट द रफ सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही लाइन लिखूंगी, रब द सीड अगेंस्ट रफ सरफेस। समझे आप क्या करना है? हमको उसके सीड को एक रफ सरफेस के ऊपर रगड़ते जाना है, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लाए और ऐसे फटाफट, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे अपन करते, धान निकालने के लिए लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, धान हार्वेस्टिंग के लिए, तो हम ऐसे ऐसे मारते जाते हैं, तो जो सीड कोट होता है वो बहुत हार्ड होता है तो टूट जाता है। अब देखो अखरोट है, समझो बात को, अगर अखरोट है तो भैया अखरोट का तुमने तो देखा ही है ना ऊपर कैसा रहता है, तो अगर मुझे तोड़ना है तो कैसा, मैं दीवार पे मार दूं तो टूट जाएगा, ठीक है, मैं उसको प्रेस कर दूं तो टूट जाएगा। तो अगर मैं उसको किसी चीज़ से रगड़ते रहूं तो भी टूट जाएगा। तो अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ उसको तोड़ने के लिए सीड कोट को, तो उससे जो उसका एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट होने लगेगा। तो दिस इज द स्कारिफिकेशन। या हम कैसे कर सकते हैं, या वी नीड टू डिप द सीड इनटू द, ध्यान समझना, डिप द सीड इनटू द, किसमें डिप कर दो? इनटू द एसिड। समझ में आई बात? किसमें डिप कर दो? इनटू द एसिड। कौन सा एसिड होगा बच्चों? HCl में डिसॉल्व कर दो। भैया HCl में तो लोगों की हड्डियां गल जाती हैं, तो सीड कोट है, ठीक है। HCl में डिसॉल्व कर दो, H2SO में डिप कर दो, या एसीटोन में डिप कर दो, या किसी और एल्कोहल में डिप कर दो। समझ में आ रही है बात? तो स्कारिफिकेशन का मतलब क्या है? उसको दर्द दो, दर्द दे के मारो। समझ में आई बात? सीड को मार के उसके सीड को तोड़ दो तो टूट जाएगा,
ठीक है। उसके बाद हमें उसका सीड कोट, जैसे क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो सीड है इससे रेडिकल और प्लूम्यूल ये रेडिकल डेवलप हो, तो व्हाट वी यू हैव टू डू, पहले तो उसकी डोरमेंसी तोड़ो। तो हमने क्या किया, स्कारिफिकेशन किया, हमने उसको एक कुछ एसिड या कुछ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, मतलब डुबो दिया, जिससे सीड कोट क्या हो गया, नाजुक हो गया। नाजुक हो गया तो जर्मिनेशन आसान हो गया। दिस इज द स्कारिफिकेशन, ठीक है। नाउ दूसरा हम देखते हैं क्या, दूसरा हम देखते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। देखो स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। स्ट्रैटिफिकेशन ध्यान से समझना, हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। स्ट्रैटिफिकेशन में वी नीड टू चेंज द, वहां पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पर चेंज की फिजिकल कंडीशन। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है, नहीं तो आ जाते हो रात को, समझ में नहीं आता है मेरी बात को। यहाँ पर हमने क्या किया है बच्चों, हमने फिजिकल कंडीशन चेंज की, उसको मारा पीटा धोया, पीट डाला, सूट डाला, ठीक है। पर यहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन में व्हाट वी हैव टू, यहाँ पर हमें वेल एरिएशन देना पड़ेगा सीड को, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। यहाँ पर हमें वेल एरिएशन देना पड़ेगा सीड को, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर देना पड़ेगा सीड को, ठीक है। और उसके बाद क्या, वेल एरिएशन दो, उसको लो टेम्परेचर दो, डन। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग वो ध्यान से देखना। और थोड़ी सी मॉइस्ट कंडीशन दो, ठीक है, क्या दो उसको बच्चों, थोड़ी सी मॉइस्ट कंडीशन दो। अब ये किसके लिए हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम किसके लिए यूज करते हैं, किस प्रकार के सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। वी यूज दिस मेथड, ध्यान से देखना, वी यूज दिस मेथड फॉर द, ध्यान से देखो, वी यूज दिस मेथड फॉर द सीड विच, ऐसा लिखते हैं, इन विच embryo is not properly, embryo is not physiologically fit। समझ में आई बात। यहाँ पर हम उन, देखो क्या है कि हमको बाहर से सीड दिख सही रहा है पर वो अभी एम्ब्रियो फिट नहीं है जर्मिनेट करने के लिए, तो भैया उसको हम ऐसी कंडीशन दे दे, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन, लेयर वाइज दे दो, स्टैटिक का मतलब लेयर ही होता है, वेल एरिएशन दे दो उसको, लो टेम्परेचर दो, मॉइस्ट कंडीशन, दीज आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द सीड ग्रोथ, डन। जैसे कि आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो कोल्ड स्टोरेज होता है, क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज। जो कोल्ड स्टोरेज होता है ना बच्चों, वो यही होता है कि हम सीड को ले आ लेते हैं, दिस प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट, ध्यान समझना, ठीक है, ये सारी जो कंडीशन है, इट गिव द कंडीशन टू द जर्मिनेटिंग। समझ में आ गई बात, क्या बोला मैंने, कि ये क्या करते हैं, ये सारी कंडीशन केमिकल चेंजेस करते हैं, ध्यान समझना, ये सारी कंडीशन क्या करेंगी, केमिकल चेंज करेंगी, ठीक है। केमिकल चेंज करेंगे तो एम्ब्रियो में चेंज आएगा, ठीक है भाई, केमिकल चेंज होंगे कुछ, भाई केमिकल चेंजिंग होगी अंदर, तो एम्ब्रियो में चेंज आएगा और एम्ब्रियो क्या शो करने लगेगा, जर्मिनेशन। समझ में आ गई बात। तो ये होता है एक दूसरा मेथड सीड डोरमेंसी ब्रेक करने का। पहला क्या था, स्कारिफिकेशन, मार के सीड को तोड़ दो। दूसरा, अगर एम्ब्रियो सही तरीके से डेवलप नहीं तो उसको प्रॉपर्ली पहले रेस्ट करने का कंडीशन दो, ये सारी रेस्ट करने की कंडीशन होनी चाहिए, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नाउ थर्ड जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, इम्पैक्शन, ठीक है। थर्ड हम जो बात कर रहे हैं बच्चों वो क्या है, इम्पैक्शन। ध्यान से देखते जाना क्या बोल रही हूं मैं, ठीक है। इम्पैक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इम्पैक्शन। इम्पैक्शन का मतलब होता है इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्शन का मतलब होता है इम्पैक्ट, ओके। इसमें हमको क्या करना है, ध्यान से देखना, कभी आपने देखा होगा इम्पैक्शन का मतलब होता है विगरस शेकिंग, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, विगरस शेकिंग, ठीक है। कभी कभी जो सीड होते हैं उनका सीड को सही तरीके से काम नहीं करता, उनका एम्ब्रियो सोया हुआ रहता है। और इम्पैक्शन कब होता है, ध्यान समझना, इम्पैक्शन कब, वी अप्लाइड, ध्यान से देखना, वी अप्लाइड, क्या लिख रही हो आप, नोट्स बनाते जाना मेरे साथ, क्योंकि इसके मैंने स्लाइड बनाई नहीं है, नॉर्मल चीजें बनाई है इसमें। वी अप्लाइड इम्पैक्शन when माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड कहाँ होता है, आपको अगर
स्ट्रक्चर याद होगा ओव्यूल का, तो ऐसा मैंने स्ट्रक्चर ओव्यूल का बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो है तो रखे हुए थे एम्ब्रियो, तो ये वाला जो एंड होता है, एक एंड होता है चलाजल एंड और एक होता है माइक्रोपाइलर एंड, डन। तो जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उससे पानी वानी के, जैसे अपन लोगों ने ऐसा बनाया था ना बेटा, ऐसा बनाया था मान लो ओव्यूल, ठीक है, ये ऐसा बनाया था ना अपन ने ओव्यूल, ठीक है, ये बनाया था ना अपन ने ओव्यूल, तो ये कौन सा एंड था अपन ने, मैंने आपको बताया था माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड से क्या होता है कि पानी की एंट्री, एयर की एंट्री होती है सीड में, ठीक है। आपको याद होना चाहिए माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक। तो ये ओपनिंग्स होती हैं ओव्यूल की या सीड की बोल दो, सीड की ओपनिंग होती है माइक्रोपाइलर एंड। इवन जब हम चने को खोल के देखते हैं तो छोटा सा छेद उसमें दिखाई देता है, इट इज द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। अब क्या होता है, व्हेन द माइक्रोपाइलर एंड इज ब्लॉक्ड, समझ में आई बात। हम क्या करते हैं, अगर माइक्रोपाइलर एंड में कोई प्लग बन जाए, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा बताओ। अगर माइक्रोपाइलर एंड ब्लॉक हो जाएगा तो बेटा पानी कैसे जाएगा, एयर कैसे जाएगी, तो सीड जो है तो वो तो डॉर्मेंट ही रहेगा। तो क्या करो, सीड को ऐसे 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 करके हिलाओ, तो जो कुछ भी फंसा होगा ना माइक्रोपाइलर एंड में, जहाँ से हवा पानी वगैरह जाता है, वो सब वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो विगरस शेकिंग मेथड को हम क्या कहते हैं, इम्पैक्शन कहते हैं। और ये जनरली किस में होता है, जितने भी दाल, जितने भी लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जितने भी लेग्यूम्स होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि लेग्यूम में डाइकॉट सीड होते हैं, उनमें माइक्रोपाइलर एंड आपको आसानी से दिखाई देता है। चने में एक छोटा सा छेद आपको दिखाई देगा, इसको आप माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, ठीक है। डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए इसको ब्लॉक होने से बचाना पड़ता है। अगर ब्लॉक हो गया है और सीड बहुत दिन तक रखा हुआ है और जर्मिनेट नहीं हो रहा है तो विगरस शेकिंग करनी पड़ती है, दिस इज कॉल्ड एज इम्पैक्शन, ठीक है। इम्पैक्शन से जो कुछ भी माइक्रोपाइलर एंड में फंसा होगा वो निकल जाता है। ये जनरली लेग्यूम्स में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है वो देखो, पहला बता दिया स्कारिफिकेशन, दूसरा बता दिया स्ट्रैटिफिकेशन, तीसरा बता दिया इम्पैक्शन, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, ध्यान से देखता। अब यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। ऑल्टरनेट टेम्परेचर मेथड, ठीक है, ऑल्टरनेट टेम्परेचर मेथड, ठीक है। ऑल्टरनेट टेम्परेचर मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। ये अगला मेथड है जिसमें हम जो है तो सीड को डॉर्मेंसी से हटा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये किसके लिए, ये कब अप्लाई होता है, जब आपका एम्ब्रियो इज अंडर डेवलप्ड, ठीक है। ये कब अप्लाई होता है, व्हेन एम्ब्रियो इज अंडर डेवलप्ड, ठीक है। कैसा होता है एम्ब्रियो होता है अंडर डेवलप्ड, डन। जब एम्ब्रियो अंडर डेवलप्ड होगा तो उसको हमें प्रॉपरली ऐसी कंडीशन देनी पड़ेगी जिससे वो क्या हो जाए, उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाए। तो ऑल्टरनेट टेम्परेचर हम कैसा देते हैं वो आपको ध्यान समझना है कि हम दो टाइप के टेम्परेचर उसको देंगे। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, हम उसे ऑल्टरनेट टेम्परेचर देंगे। समझ में आई बात, ऑल्टरनेट 15 से 25, 15 to 25, ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। समझ में आ गई बात, इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो हमें ये करना है कि टेम्परेचर को देखो, क्या होता है टेम्परेचर शॉक एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हमें किसी सेल को भी ब्रेक करना होता है ना तो हम उसको अल्टरनेट टेम्परेचर मेथड देते हैं। तो अगर आपको सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक करनी है तो अगर उसका एम्ब्रियो डेवलप नहीं हुआ है तो उसको प्रॉपरली टेम्परेचर दो, उसके बाद दूसरे टेम्परेचर से उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करो। तो एम्ब्रियो डेवलप नहीं होगा तो डॉर्मेंट ही है, तो पहले हमको एम्ब्रियो मैच्योर करना पड़ेगा, तो हमको एक प्रॉपर टेम्परेचर देना पड़ेगा 15 से 25 डिग्री तक का टेम्परेचर पाके हो सकता है एम्ब्रियो डेवलप हो जाए और डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाए। रूमेक्स क्रिस्पस नाम का एक सीड होता है जिसके लिए हम लोग ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे लाइट एंड डार्क मेथड, समझना बात को, ठीक है। दिस इज द लास्ट मेथड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, लाइट एंड डार्क मेथड, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ लाइट एंड डार्क मेथड के बारे में। लाइट एंड डार्क मेथड का मतलब ये है कि कुछ सीड की डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए लाइट देना पड़ेगा, कुछ सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए डार्क देना पड़ेगा, कुछ सीड को कुछ भी चलेगा, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट एंड डार्क से। तो लाइट एंड डार्क मेथड का मतलब आप समझो कि ध्यान से देखना, जो देखो एक होता है फोटोब्लास्टिक सीड, ध्यान समझना, एक होते हैं फोटोब्लास्टिक सीड, ठीक है। ये कैसे होते हैं, लाइट सेंसिटिव, ठीक है। कैसे होते हैं बच्चों, ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। क्या समझा आपने, मैंने क्या बताया कि सीड को पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक लिखती हूँ,
पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, ऐसा लिखती हूँ, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि लाइट एंड डार्क मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। कुछ सीड को अंधेरे में रख दो तो डॉर्मेंट रह जाते हैं, पर जब उनको लाइट में रख दो तो वो ग्रो करने लगते हैं। कुछ सीड ऐसे होते हैं लाइट में रख दो तो डॉर्मेंट रहते हैं, डार्क में रख दो तो ग्रो करने लगते हैं। कुछ सीड ऐसे होते हैं कि उनको लाइट एंड डार्क से फर्क ही नहीं पड़ता। तो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक कौन से सीड होते हैं? जिनको लाइट से फर्क पड़ता है और वो लाइट सेंसिटिव होते हैं और लाइट में ग्रो करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइट अगर अंधेरे में रखोगे तो ग्रो नहीं होंगे, पर लाइट में रख दोगे तो ये ग्रो होंगे। जैसे कि टोमेटो हो गया, ठीक है, ओके, टोमेटो हो गया और टोबैको हो गया। टीटी से याद रख लेना, मैं तो एग्जाम्पल बता रही हूँ। टोमेटो हो गया, टोबैको हो गया। एक होते हैं नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड, यहीं पे लिख देती हूँ मैं। एक होते हैं, दूसरे कलर से लिख देती हूँ मैं, एक होते हैं पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, अंधेरे में रखोगे तो ग्रो ही नहीं होंगे और लाइट में रख दोगे तो ग्रो होने लगेंगे, जैसे टोमेटो हो गया, टोबैको हो गया, बार्ले हो गया। एक होते हैं, दूसरे हो गए क्या, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड, ठीक है, ओके, समझ में आई बात। ये क्या होते हैं, इनको लाइट नहीं चाहिए होता, दे वांट डार्क, ठीक है, दे शो नेगेटिव इफेक्ट बाय लाइट। समझ में आई बात। लाइट से ये नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं, मतलब नेगेटिविटी, लाइट में ग्रो ही नहीं होते। तो जितने काले काले तुम्हें सीड दिखते हैं ना, जैसे कि अनियन सीड काला दिखता है, तो ऐसे याद रखो, अनियन सीड काला है तो काले में ग्रो होगा। नाइजेरिया सीड जिसको हम कहते हैं कलौंजी, नाइजेरिया सीड ये भी काले होते हैं, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक कौन से सीड होते हैं? नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड वो होते हैं जिनको लाइट नहीं मांगती, वो अंधेरे में ग्रो करेंगे, ठीक है, ठीक है। और अगर अंधेरे में रख दो तो उनकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अनियन सीड और नाइजेरिया सीड। एक होते हैं नॉन फोटोब्लास्टिक, यहाँ पर थर्ड टाइप लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। थर्ड टाइप इज नॉन, किस कलर से लिखूँ यार बताओ, पिंक कलर से लिखती हूँ, बहुत दिनों से पिंक यूज नहीं किया मैंने। थर्ड होते हैं नॉन फोटोब्लास्टिक सीड, नॉन फोटोब्लास्टिक सीड। नॉन फोटोब्लास्टिक सीड कौन से होते हैं? नॉन फोटोब्लास्टिक सीड ऐसे होते हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि दिन है कि रात, मतलब इनकी डॉर्मेंसी लाइट या डार्क बेस्ड नहीं है, इनकी डॉर्मेंसी प्रॉपर टेम्परेचर लाइट वाइट हो सब साइड सही साइड, तो ये ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये नॉन फोटोब्लास्टिक सीड होते हैं, जैसे बार्ले हो गया, बार्ले नहीं, मेज, ठीक है, मेज, ठीक है, मेज हो गया, बीन्स हो गए, मेज एंड बीन्स। बार्ले तो वो है ना पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, ठीक है, बीन, ओके। सो हमने सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए कितने मेथड सीखे? पहला स्कैरिफिकेशन, मारो। दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन, उसको एसिड में डुबो दो, ठीक है। उसके बाद थर्ड सीखा इम्पैक्शन, ठीक है, रब करो। फिर सीखा ऑल्टरनेट टेम्परेचर मेथड, 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर दो प्रॉपर्ली। और फिर सीखा लाइट एंड डार्क मेथड, जिसमें हम प्रॉपर्ली लाइट और डार्क देकर उसकी डॉर्मेंसी तोड़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों सीड जर्मिनेशन की, ओके। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सीड जर्मिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब हम किसी वाइबल सीड को, ध्यान समझना, जब हम किसी वाइबल सीड को क्या करते हैं, सोक करते हैं, उसको अंडरग्राउंड दबा देते हैं। वाइबल सीड मतलब जीवित सीड, वो उसकी डॉर्मेंसी वगैरह ब्रेक कर चुके हैं। डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए क्या मेथड थे वो भी हमने देखे। तो जब हम उसे सोक करते हैं, जब हम उसको डाल देते हैं ज़मीन के नीचे, तो उसमें होता है जर्मिनेशन। समझ में आई बात? उसमें क्या होता है? जर्मिनेशन। कैसे होता है जर्मिनेशन? होता ये है कि जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है, सपोज दैट कि ये सीड है, मान लो सपोज दैट ये कोई सीड है, ठीक है, ये है इसका माइक्रोपाइलर एंड। सीड का ये कौन सा एंड है बच्चों? माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। सीड के इस माइक्रोपाइलर एंड से, अब सीड है तो भैया ऐसा है कि इसके ऊपर सीड कोट भी होगा, बोलो मुझे, इसके ऊपर क्या होगा? सीड कोट भी होगा। ध्यान से समझते जाना, इसके ऊपर क्या होगा? सीड कोट भी होगा। अब क्या है, इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। वाइबल सीड है, जीवित सीड है, तो माइक्रोपाइलर एंड से जो पानी है उसकी एंट्री होने लगेगी। तो पानी होगी तो सीड कोट क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा। ये सब रिवीजन है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सीड कोट क्या होगा? सीड कोट होगा स्वेल, ठीक है। क्या होगा मेरे बच्चों? सीड कोट होगा स्वेल, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्बाइबिशन। क्या कहते हैं इसे हम? इसे हम कहते हैं इम्बाइबिशन, जिसमें सीड कोट फूल जाता है, ठीक है।
फूला हुआ जो सीड कोट है इट स्वेल, जो सीड कोट स्वेल हो गया एंड इट सप्लाई द वाटर। देखो नोट्स भी बनाते जाओ साथ में, बिना नोट्स के काम नहीं होगा, ठीक है। इट सप्लाई द वाटर, ध्यान समझना, इट सप्लाई द वाटर टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, इट डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, ये ध्यान समझना। तो क्या हुआ भैया, सीड के ऊपर था सीड कोट और सीड में था एक छेद जिसे हम माइक्रोपेलर एंड कह रहे थे, उससे पानी और हवा एंट्री हुई। वो पानी और हवा किसको दी गई, सीड कोट को दी गई। सीड कोट फूल गया, सीड बड़ा हो गया, दिस इज एम्बाइबेशन, धीरे धीरे सारा जो पानी है वो अंदर की ओर गया और अब यहाँ से जर्मिनेशन शुरू होगा, ठीक है। अब जर्मिनेशन क्या होगा बच्चों, शुरू होगा। जर्मिनेशन को समझने से पहले आपको कुछ चीजें एक बार रिवाइज करा दूं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जर्मिनेशन जो होता है, ध्यान से समझना, एक डायग्राम बना रही हूं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको एक डाइकॉट सीड के बारे में बताया था, ठीक है, दिस इज द डाइकॉट सीड, ठीक है। ये क्या है, इसके कॉटिलिडन है, ठीक है, क्योंकि डाइकॉट सीड में कॉटिलिडन पाया जाता है, ये इनके कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन का ऊपर का हिस्सा जहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हिस्सा जो है, ओहो, ये जो हिस्सा है, जहां ऊपर वाला हिस्सा, इसे आप कहते हैं क्या कहते हैं, एपिकोटाइल, पढ़ाया था मैंने आपको। इसे क्या कहते हैं आप, एपिकोटाइल, कॉटिलिडन का जो ऊपर का हिस्सा जो जुड़ा हुआ जहां से, ठीक है। और ये लंबा लंबा क्या दिख रहा है, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या, उधर लिख देती हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका जो लंबा सा दिख रहा है ना, दिस इज द, इसको पूरा ऐसा कर दे रही हूँ, ये पूरा है एम्ब्रियोनल एक्सिस। मैं डायग्राम बता रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो सके, नहीं तो फिर बोलोगे मैडम आया ही नहीं। तो ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस से कॉटिलिडन का जो हिस्सा है जो ऊपर जुड़ा हुआ है, कॉटिलिडन ऐसे जुड़ा हुआ है एम्ब्रियोनल एक्सिस से, इसे कहते हैं एपिकोटाइल। और नीचे से जहां से जुड़ा हुआ है एम्ब्रियोनल एक्सिस से, इसे आप कहते हो हाइपोकोटाइल। क्या कहते हो मेरे बच्चों, इसे आप कहते हो हाइपोकोटाइल। डन। तो कॉटिलिडन का ऊपर का हिस्सा जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से जुड़ा है एपिकोटाइल, नीचे वाला हिस्सा जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से जुड़ा है हाइपोकोटाइल, ठीक है। अब ये जो एपिकोटाइल है ये क्या बनाता है, प्लिम्यूल जर्मिनेट करता है। क्या बनाता है, प्लिम्यूल, ठीक है। प्लिम्यूल से क्या बनता है, शूट, ठीक है। सो इससे हमेशा क्या बनेगा बच्चों, इससे हमेशा जर्मिनेट होगा शूट, यहाँ पे बना भी देती हूँ, ठीक है। और हाइपोकोटाइल से हमेशा क्या बनता है, रेडिकल, ठीक है। क्या बनता है, रेडिकल, और रेडिकल से बनती है रूट। समझ में आ गई बात, डन हो गया। रेडिकल से क्या बनती है, रूट, ठीक है। हमेशा ज्यादातर प्लांट्स में हमेशा रूट पहले बनती, मतलब रेडिकल फर्स्ट, प्रीवियस, मतलब रेडिकल जो होता है फर्स्ट, इसी का डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट डेवलप्ड लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट डेवलप्ड। डायग्राम सबको मेरे बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है, डायग्राम क्लियर हो गया। जर्मिनेशन में ये डायग्राम समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ज्यादातर जो होता है रेडिकल पहले डेवलप होता है और प्लिम्यूल बाद में डेवलप होता है, ठीक है, समझ में आई बात। पर ऐसा हर सीड में तो नहीं होता, ऐसा हर सीड में नहीं होता है, ठीक है। पर ज्यादातर रेडिकल पहले डेवलप होती है, रेडिकल डेवलप होती है वो टैप रूट बनाती है, वो भी बना सकती है, दूसरी भी रूट बना सकती है, पर हमको तो रेडिकल से जो रूट बनती है वो टैप रूट ही होती है, वही ट्रू रूट होती है। तो रेडिकल से जो रूट बनेगी वो सबसे पहले कैसी होगी, प्राइमरी रूट बनाएगी। और प्राइमरी रूट हमेशा किससे डेवलप होती है, रेडिकल से डेवलप होती है, और इसको हम ट्रू रूट भी कहते हैं। बाकी जो रेडिकल से ना बने वो सारी एडवेंटिशियस रूट होती है, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसको आप ट्रू रूट कहते हैं। नाउ अब ये सब पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर आगे देखते हैं क्या है। अब मैं दूसरा चीज जो अब आपको पढ़ाने वाली हूं वो है इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, ठीक है। अब इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, अब मैंने तो आपको ये बोला कि ज्यादातर, अच्छा इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी मैंने आपको ये बोला कि ज्यादातर रेडिकल ही पहले डेवलप होता है और प्लिम्यूल बाद में डेवलप होता है, ठीक है। पर इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि कौन पहले डेवलप होगा, हाइपोकोटाइल पहले डेवलप होगा कि एपिकोटाइल पहले डेवलप होगा। इसके आधार पर वी हैव बेसिकली टू टाइप ऑफ इमर्जेंस। नंबर वन इज द पहला, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, आई डोंट नो, मैं पढ़ा देती हूँ, एपीजीएल एंड हाइपोजीएल, ठीक है। अब एपीजीएल से नाम से समझ में आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि एपिकोटाइल पहले डेवलप होगा। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है बच्चों, ठीक है। मैंने आपको बोला कि ज्यादातर रेडिकल पहले डेवलप होता है, रूट पहले बनती, शूट बाद में बनता है, ठीक है। पर हर प्लांट में ऐसा नहीं होता है, ओके। अब एपीजीएल जो होता है, लोगों को ये लग रहा है कि एपीजीएल है तो एपिकोटाइल पहले डेवलप होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइपोकोटाइल पहले डेवलप होता है।
हाइपोकोटाइल क्या होता है बच्चों? फर्स्ट डेवलप्ड, ठीक है। फर्स्टली डेवलप कौन होता है? हाइपोकोटाइल। अब हाइपोकोटाइल डेवलप्ड होगा तो क्या बनेगा बच्चों? अगर मान लो हाइपोकोटाइल डेवलप हुआ तो हाइपोकोटाइल से हम क्या बनाते हैं बच्चों? बताओ मुझे, क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि जैसे अगर मान लो हाइपोकोटाइल है, आपको मैं इसका डायग्राम भी दिखाती हूँ। सपोज दैट, ध्यान से देखते जाना है, ये मेरे पास एक सीड है, ठीक है। ये मेरे पास एक सीड है, किसका सीड है? बीन का सीड है। डन। मैंने ये बोला कि इसका जो हाइपोकोटाइल है वो पहले डेवलप हुआ और ये इसका एपिकोटाइल है, ठीक है। एपीजीएल इमर्जेंस में हमने देखा कि इसने क्या किया, देखना ध्यान से देखना क्या हुआ। इसमें हुआ ये कि ऐसे बनाती हूँ, इसने हाइपोकोटाइल को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया सीड ने। ये हाइपोकोटाइल डेवलप हुआ, ठीक है। और हाइपोकोटाइल डेवलप होकर क्या बना लिया? रेडिकल बना लिया, ठीक है। पर पता है आपको इससे हुआ क्या? हुआ ये कि ये इतना लंबा हो गया कि जो सीड था ना, और वैसे बनाती हूँ, ध्यान से देखना, इसका डायग्राम भी है मेरे पास, घबराओ नहीं, क्योंकि अगर मान लो इससे नहीं समझ में आएगा, आई हैव डायग्राम। तो इसने क्या किया कि रेडिकल हाइपोकोटाइल को डेवलप किया, जिससे जो सीड था ना बच्चों, जो सीड था वो बाहर आ गया। ये सीड क्या हो गया? बाहर आ गया। डन। और ये हो गया इसका, मान लो ये हो गया इसका प्लेम्यूल। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने? ये है इसका हाइपोकोटाइल, ठीक है। हाइपोकोटाइल जनरली क्या बनाता है? रेडिकल बनाता है। तो ये लंबा हो गया तो इसने रेडिकल बना ली, बाद में चल के इसी से रूट आने लगेगी। जब ये लंबा हुआ तो इसने ये जो सीड था ना, जो इसके कॉटिलिडन थे, क्या थे ये? इसके कॉटिलिडन था, ये इसका एपिकोटाइल था जो प्लीम्यूल बनाएगा बाद में, वो सबको इसने क्या कर दिया? पुश कर दिया, बाहर की ओर फेंक दिया, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो हाइपोकोटाइल पहले डेवलप होता है, जिससे ध्यान से देखना, हाइपोकोटाइल, मैं नोट्स भी बना दे रही हूँ। हाइपोकोटाइल की लेंथ क्या होती है बच्चों? ध्यान से देखना, लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है? कॉटिलिडन हो गया, ठीक है, और एपिकोटाइल हो गया। ध्यान से देखो, एपिकोटाइल हो गया, ये पुश हो जाते हैं आउटवर्ड, पुश आउटवर्ड, या कह सकते हैं अबव द सॉइल, अबव द सॉइल। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने आपको कि नीचे का पोर्शन इतना लंबा हो गया कि इसने क्या, इतना लंबा हो गया कि ऊपर इमर्ज फेंक दिया उसने बाहर की ओर। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने आपको? डन। इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं? इसका एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, इसका एग्जाम्पल है बीन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपके लिए। डन। जिसमें क्या होता है, ओके। अनियन भी लिख सकते हो आप, अनियन, ठीक। ये समझ में आपको कि पहले कौन डेवलप हुआ ना। अब एपिकोटाइल में, एपीजीएल में एपिकोटाइल पहले डेवलप नहीं हुआ तो हाइपोजीएल में कैसे होगा? नेक्स्ट इमर्जेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हाइपोजीएल, ठीक है। हाइपोजीएल कंडीशन में क्या होता है? ध्यान से देखना, बहुत आज अच्छी चीजें पढ़ाई मैंने, मजा आ गया मुझे पढ़ा के। हाइपोजीएल में क्या होता है वो ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, सपोज दैट, इसमें लिख दो, लिख देती हूं मैं, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल डेवलप फर्स्ट, एपिकोटाइल डेवलप फर्स्ट, ठीक है। जब एपिकोटाइल से हमेशा क्या बनता है, पढ़ाया मैंने आपको, एपिकोटाइल से हमेशा क्या बनता है? एपिकोटाइल से हमेशा शूट बनता है। तो क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई सीड भरा हुआ है, ठीक है, अब ये है इसका क्या? हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, दूसरे कलर से बनाती हूं, और ये है इसका एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। डन। इसमें बोल रहे हैं हम हाइपोजीएल में एपिकोटाइल, एपीजीएल में हाइपोकोटाइल पहले डेवलप होता है, उल्टा है जस्ट, ठीक है। ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कॉटिलिडन जमीन के नीचे ही रहते हैं, पर ये महाशय एपिकोटाइल ऊपर जाके डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, और हाइपोकोटाइल जी नीचे ही रह जाता है, ठीक है। तो एपिकोटाइल क्या हो गया बच्चों? इसमें एपिकोटाइल इनलार्ज हो गया या लॉन्ग हो गया, और लॉन्ग होकर इसने क्या डेवलप किया? डेवलप प्लीम्यूल, ठीक है। और प्लीम्यूल से क्या डेवलप हुआ? क्या डेवलप हुआ बोलो? प्लीम्यूल से डेवलप हुई शूट। तो इसमें क्या हो जाता है कि हमेशा ये जितना पार्ट है ना, कॉटिलिडन और हाइपोकोटाइल, ये जमीन के नीचे ही रह जाते हैं, जबकि एपीजीएल में आपने क्या देखा कि कॉटिलिडन और आपका दिस वन क्या कहते हैं, एपिकोटाइल, ये सब ऊपर चले जाते हैं। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर हो गई। इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पी हो गया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंगो हो गया, ठीक है, कोकोनट हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक, वीट राइस ये सब तो मोनोकॉट है, ठीक है।
ये समझ में आया। अब मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आए। तो उल्टा याद रखना, एपिकोटाइल का मतलब है हाइपोजियल का मतलब है कि एपिकोटाइल पहले डेवलप होगा और ऊपर चले जाएगा, बाकी सारे पार्ट नीचे रह जाएंगे। और एपीजियल का मतलब है हाइपोकोटाइल पहले डेवलप होगा और वो पूरा जो सीड वीड का पार्ट है सारा बाहर की ओर फेंक देगा। हाइपोजियल में आपने एपिकोटाइल डेवलप करके बाहर कर दिया, बाकी सीड का पार्ट जमीन के नीचे ही है, जबकि एपीजियल में सीड का पार्ट ऊपर चला जाता है। अब मैं आपको ना यहाँ पर डायग्राम दिखाती हूँ जिससे मेरे बच्चों को और ज़्यादा कहानी क्लियर हो जाएगी। तो आओ देखो क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आपको और ज़्यादा कहानी क्लियर हो जाएगी तो मज़ा आएगा। देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम भी लेके आई हूँ आपके लिए, ये देखो ध्यान से देखो, है ना। ये देखो, ये है एपीजियल। एपीजियल में आपने क्या देखा, एपीजियल में हमने देखा कि हाइपोकोटाइल पहले डेवलप होता है, एपिकोटाइल बाद में। उल्टा करना अपने को। तो देखो हमने क्या किया कि हाइपोकोटाइल को यहाँ पे डेवलप किया, ठीक है। हाइपोकोटाइल ये हरा वाला लंबा होता गया होता गया होता गया, वो इतना लंबा हो गया कि उसने सीड को पूरा, उसके कॉटिलिडन को, उसके एपिकोटाइल को बाहर ही फेंक दिया, ठीक है। और इसी से क्या बनता है आपको पता होना चाहिए, हाइपोकोटाइल से क्या बनती है, रूट बनती है। डन। जबकि हाइपोजियल में आपने देखा कि आप एपिकोटाइल को डेवलप कर रहे थे, तो ये है इसका हाइपोकोटाइल। और ये ऊपर वाला हाइपोकोटाइल से क्या बनता है, प्लूम्यूल, प्लूम्यूल से क्या बनता है, शूट। तो ये देखो हाइपोकोटाइल बस बाहर बनेगा तो शूट बाहर रहेगा, बाकी सीड का पार्ट अंदर रहेगा। यहाँ पर सीड का पार्ट भी बाहर चल जाएगा, सिर्फ रूट अंदर रहेगी। डन हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द जर्मिनेशन। पर जर्मिनेशन के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, प्रॉपर 15 से 35 डिग्री का टेम्परेचर, वाटर और एयर। डन। अब मैं आपको, ये डन हो गया, वी हैव डन विद द जर्मिनेशन, ठीक है। अब मैं आपको पूरी कहानी समझा देती हूँ। देखो मैंने सब समझा दिया, तो बस स्लाइड पढ़ देती हूँ, देख लो। When the seed does not germinate and shows suspended growth, ठीक है, नहीं करना है ग्रोथ, भाड़ में जाए। This suspension of growth is refers to as quiescence। ये मैंने आपको बताया था कि जब उसको नहीं ग्रो करना है, इसको आप कहते हैं क्विंसेस, ठीक है। क्विंसेस लिखा था, एन लगा देता है, उसमें एन नहीं लगाना, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द सम फैक्टर्स सच एज एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। ये कौन सी बताई थी, इम्पोज्ड डॉर्मेंसी। Seed may be in the state of dormancy due to the endogenous control during which metabolic activity of seed is greatly reduced। ये कौन सी होती है, innate, कि भैया ऐसा है कि एम्ब्रियो डेवलप नहीं हुआ तो कैसे होगा, ठीक है, ये होती है innate। Quiescence is the condition where the seed is unable to germinate। इसको आप डॉर्मेंसी कहते हैं। कौन सी डॉर्मेंसी कहते हैं, इम्पोज डॉर्मेंसी। Such seed will germinate when there are suitable condition, ठीक है। तो ये जर्मिनेशन आप ये बताओ कौन सा है, मुझे बताओ। इसमें सीड अंदर, कॉटिलिडन अंदर की ओर है, बाकी सारा पार्ट अंदर बाहर की ओर है, तो ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, ये होता है एपीजियल। ये कौन सा डेवलपमेंट है, एपीजियल, जिसमें क्या हो रहा है, हाइपोकोटाइल का डेवलपमेंट पहले हो रहा है और एपिकोटाइल का बाद में। हाइपोकोटाइल का डेवलप होने की वजह से सीड जो है, नहीं 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 नहीं, वही तो बात है, दिस इज द हाइपोजियल, सॉरी, दिस इज द हाइपोजियल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन सा है, हाइपोजियल है, ठीक है। हाइपोजियल में क्या होता है, सीड अंदर की ओर होता है ना, एपीजियल में सीड के बाहर की ओर चला जाता है, ठीक है। तो हाइपोजियल में क्या होता है, एपिकोटाइल पहले डेवलप होता है। तो देखो एपिकोटाइल डेवलप हुआ और एपिकोटाइल ने शूट को बाहर कर दिया, सीड अंदर की ओर है। जब सीड बाहर की ओर चला जाए पूरा कॉटिलिडन वगैरह सब, तो ये होता है एपीजियल। और जब सीड अंदर, कॉटिलिडन अंदर की रहे तो इसे कहते हैं हाइपोजियल, ठीक है। कॉटिलिडन अंदर तो हाइपोजियल, कॉटिलिडन बाहर तो एपीजियल। हाइपोजियल में क्या बाहर आता है, सबसे पहले एपिकोटाइल डेवलप होता है, जबकि एपीजियल में क्या डेवलप होता है, हाइपोकोटाइल, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। Seed dormancy. While dormancy is the condition when the seed is unable to germinate, even the availability of all environmental condition, ठीक, कौन सी होती है, innate, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि नहीं करना, भाड़ में जाए। फैक्टर विच अफेक्ट द डॉर्मेंसी, ठीक है, क्यों होता है ऐसा, मैंने आपको पूरी कहानी बताई क्यों है डॉर्मेंसी। हो सकता है कि उसका सीड कोट मोटा हो, पहला। हो सकता है कि उसका एम्ब्रियो ही मैच्योर नहीं हुआ हो सकता है कि उसके अंदर कुछ नेचुरल इनिबिटर्स हों, जैसे मैंने आपको बताया एब्सेसिक एसिड, कुछ फिनोलिक एसिड, वो जर्मिनेट ही नहीं होने दे रहे हैं उसे, ठीक है ना। डॉर्मेंसी ऑफ सीड कैसे ब्रेक करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया कि भैया ऐसा कर दो, स्कारिफिकेशन मार दो ऐसे करके, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन में क्या बताया था मैंने आपको, उसको किसी अल्कोहल में, किसी और चीज़ में डुबो दो, H2SO4HCl में, तो नरम हो जाएगा, सीड को जर्मिनेट हो जाएगा। एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर में बताया 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर चेंज करके देखो, लाइट और डार्क चेंज करके देखो, ये सब कहानी डिटेल में हो चुकी है। एक्टिव ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर द पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी, ये डेफिनेशन है बच्चों, इसको याद रखना है। डॉर्मेंसी तोड़ दी तो अब क्या होगा, उसका जर्मिनेशन होगा। तो एक्टिव ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर द पीरियड ऑफ द डॉर्मेंसी इज जर्मिनेशन, डेफिनेशन है, लिख लीजिएगा इसको। व्हेन द सीड इज प्रोवाइडेड विद द एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट जर्मिनेट, ठीक है।
अच्छा, डॉर्मेंसी के बाद जब सीड को जर्मिनेट होना तो प्रॉपरली कंडीशन दो, टेम्परेचर दो 35 डिग्री 25 से 35, उसको प्रॉपर वाटर दो, मॉइस्ट कंडीशन दो, ठीक है। दिस प्रोसेस द फर्स्ट स्ट्रक्चर डेवलप इज रेडिकल। फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? रेडिकल। पर हर बार ऐसा होता है क्या? नहीं होता। रेडिकल ब्रेक्स द सीड कोट इन द सॉइल टू फॉर्म द प्राइमरी रूट। रेडिकल से जो रूट बनती है वो हमेशा प्राइमरी रूट होती है और वही ट्रू रूट होती है। जो रेडिकल से ना बने वो ट्रू रूट नहीं है भैया, टैप रूट इज अ ट्रू रूट, ठीक है। आफ्टर इलॉन्गेशन द रेडिकल फॉर्म्स द हाइपोकोटाइल, ठीक है। मैंने उल्टा बता दिया, हाइपोकोटाइल से रेडिकल बता दिया, रेडिकल से हाइपोकोटाइल, ठीक है। उल्टा बता दिया, पर आप ध्यान से देखना, मैंने बताया आपको हाइपोकोटाइल से रेडिकल बनता है, आप बोल रहे हैं रेडिकल से हाइपोकोटाइल, ठीक है। नहीं सही बताया, देखो सही लिखा है यार, सही लिखा है, सही बताया, ठीक है। तो पहले हाइपोकोटाइल बनता है एम्ब्रियोनल एक्सिस में, ये हाइपोकोटाइल, इससे रेडिकल बनेगा, रेडिकल से रूट बनेगी, ठीक है। आफ्टर इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल फ्रॉम हाइपोकोटाइल, सही बताया था मैंने, ठीक है। 2 एपिकोटाइल shows the active growth which pushes the plumule out of the soil from the shoot system, ठीक है। तो क्या हुआ, ऊपर का होता है एपिकोटाइल जिससे बनता है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल से बनती है शूट। नीचे का होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का हाइपोकोटाइल जिससे बनता है रेडिकल, रेडिकल से बनती है रूट, ठीक है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज रैपिडली ड्यूरिंग जर्मिनेशन। पहले आपको पता होना चाहिए कि सीड जर्मिनेशन में रेस्पिरेशन एरोबिक एनारोबिक दोनों होता है। रैप्चरिंग ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। ये 2 प्रकार का जर्मिनेशन होता है, एपीजीएल और हाइपोजीएल। इसका डायग्राम आपने देखा। एपीजीएल में क्या डेवलप किया पहले आपने? एपीजीएल में हम लोगों ने डेवलप किया किसको? हाइपोकोटाइल को, जिससे सीड पूरा बाहर आ गया। हाइपोजीएल में किसको डेवलप किया? एपिकोटाइल में, जिससे सारा पार्ट अंदर रहा, सिर्फ एपिकोटाइल बाहर आया जिससे शूट बना, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्या कहती है सीड डॉर्मेंसी के बारे में? हालांकि एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक चीज मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। देखो, there are certain seeds which fails to germinate even when the external conditions are favorable। कभी कभी नहीं जर्मिनेट, ये होती है इनेट डॉर्मेंसी, ठीक है। जो अनफेवरेबल में नहीं ग्रो कर रहा है वो होती है इम्पोज्ड, ठीक है। such seed are understood to be undergoing period of dormancy। it is not controlled by the external, which is not controlled by the external environment but under the endogenous control or the condition within the seed itself। हो सकता है एक्सटर्नल कंडीशन के बजाय इंटरनल उनके कुछ इश्यूज हो यार, एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो, एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है तो उसको कुछ दिन और रखना पड़ेगा। हो सकता है एम्ब्रियो ही गड़बड़ है उनका, हो सकता है कि माइक्रोपाइलर एंड ब्लॉक है, ठीक है। इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट, प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनिबिटर्स, ये देखिए एब्सिसिक एसिड एंड फिनोलिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है। नीट में ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए सीड के अंदर ऐसे कौन से इनिबिटर होते हैं जो उसे जर्मिनेट करने से रोक देते हैं और डॉर्मेंसी पैदा करते हैं? तो फिनोलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड। एंड immature embryos are some of the reason which causes the seed dormancy। immature होगा तो थोड़ी दिन रख दो तो शायद mature हो जाए। This dormancy however can be overcome by the natural means। natural means मतलब रख दो, ठीक है, हो सकता है अपने आप टूट जाए, और by man made measures। for example seed coat barrier in some seed can be broken by the mechanical aberrations। कौन सा होता है? scarification, ठीक है, सैंड पेपर में घिसो उसको, by vigorous shaking, impaction, ठीक है। in nature the aberrations are caused by the microbial action। हाँ, नेचर में कैसे होगा? सीड डॉर्मेंसी कैसे टूटती है भाई? वो सीड कोट को माइक्रोब्स खा जाए, तोड़ दें उसको, ठीक है। पैसेज, अच्छा ये हो सकता है और कैसे टूटे कि भैया ऐसा हो कि वो आए कोई जो एनिमल है उसको खा जाए, तो उसके बहुत सारे एसिडिक जूस होते हैं बॉडी के अंदर, वो एसिडिक जूस सीड कोट को तोड़ देंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इनिबिटरी सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड बाय द सब्जेक्टिंग सीड टू द चिलिंग कंडीशन। टेम्परेचर बताया, ठीक है, उसको 15 से 25 डिग्री में रखो। और सर्टेन केमिकल्स लाइक जिबर्लिक एसिड एंड नाइट्रेट्स, ये भी आपको याद रखना है कि कौन से, जैसे एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक्स, पैरास्कॉर्बिक एसिड, ये सीड डॉर्मेंसी पैदा करते हैं, पर जिबर्लिक एसिड एंड नाइट्रेट ये सीड डॉर्मेंसी को तोड़ते हैं। ये केमिकल्स के नाम आपको रटे घुटे पीले होने चाहिए, ठीक है। चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज लाइट एंड टेम्परेचर और अदर मेथड ओवरकम द सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीड डॉर्मेंसी को रोक सकते हैं। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा सीड डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन और सीड जर्मिनेशन के टाइप। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द सेशन, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर एनसीईआरटी। इवन थोड़ा सा आज बाहर का भी पढ़ाया मैंने, जिससे आपको कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो जो कहानी मुझे थी सुनानी, मैंने अच्छी तरीके से सुनाई, ठीक है। एक्चुअली मैं जब स्लाइड्स पढ़ती हूँ ना तो मैं थोड़ा तेज पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो सारी चीज़ें इतने बार एक्सप्लेन कर चुकी होती हूँ। मैं वो सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाती हूँ कि बहुत सारे, मैं तुमको तो पता है कि मेरी हैंड राइटिंग माशाअल्लाह है, ठीक है, बिल्कुल भगवान ने मुझे बिल्कुल एक विशेष गुण दिया है गंदी हैंड राइटिंग लिखने का। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो तो तुम स्लाइड से छाप लो, ठीक है।
तो पर उसके पहले ही मैं तुम्हें इतनी सारी चीज़ें पढ़ा चुकी होती हूँ कि मैं स्लाइड को सिर्फ रीड कर रही होती हूँ, मैं ऑलरेडी सब समझा चुकी हूँ। लास्ट में एनसीईआरटी भी लगा देती हूँ कि बच्चा कुछ बचा हो, कुछ छूट गया हो तो वो भी पढ़ लो। तो एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। इसके बाद अगर सवाल नहीं बने तो तुम फिर से वीडियो देखो, कोई टेंशन नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सीड डॉर्मेंसी एंड सीड जर्मिनेशन। और गुड न्यूज़ ये है कि आज से ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स ऑफ द बॉटनी क्लास 11th। सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शुरू करूंगी। तब तक सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।